Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। पिछले 5 दिनों में बंगाल में 500 लोग मर गए और ये 500 लोग क्यों मरे? ये हिंसा में नहीं, ये कोविड से मरे। इसकी चिंता किसी को नहीं है, न दिल्ली में केंद्र को, न राज्य में ममता बनर्जी को। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 व्यक्ति मारे गए हैं जो राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं और वो लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए थे। लेकिन जो 500 लोग कोविड से मरे वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, इसीलिए किसी के कान पे जूं तक नहीं रही। कितना संवेदनहीन होता चला जा रहा है हमारा राजनीतिक तंत्र और हमारा लोकतंत्र। क्योंकि आप जिस तरह से देख लें कि बंगाल में हिंसा हो रही है और आए दिन आप देखें किस तरह से आगजनी हो रही है और लोगों को घसीट घसीट कर मारा जा रहा है, यह लोकतंत्र का भयावह और क्रूर रूप है। आ गया है, ये देखिए हांगकांग पूरा लुटा गया है। पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है। अरे आज भाई हमारे चप्पल लेते हुए देखिए कपड़ा लूटते हुए, देखिए ईद का पहना हांगकांग लुटा गया पूरा, हांगकांग लुटा गया। गौरतलब है ममता बनर्जी ने आज शपथ ले ली 5 तारीख को, और शपथ लेते हुए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शपथ के खत्म होने के तुरंत बाद राज्यपाल ने उनसे कहा कि हिंसा पर काबू पाना कानून और आपका दोनों का अधिकार है और आप जल्द से जल्द हिंसा पर काबू पाइए। और तपाके ममता बनर्जी ने भी जवाब दे दिया कि अभी तक तो सत्ता मेरे हाथ नहीं थी, अभी तक चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में राज्य चल रहा था, यहाँ का शासन चल रहा था। ये तमाम हिंसाएं जितनी हुई हैं वो चुनाव आयोग को देखना चाहिए था। बहरहाल मैं आगे ज़रूर कोशिश करूँगी कि इन हिंसाओं को मैं रोकूँ और जल्द से जल्द रोकूँगी। और उन्होंने हिंसा पे और कोरोना पे गाइडलाइन पे दोनों पर ही आम लोगों से अपील भी की और कहा भी। लेकिन आप जरा सा गौर फरमाएं, थोड़ा सा पीछे, हम चुनाव के पीछे चलते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, अमित शाह देश के गृह मंत्री, उन्होंने चुनाव में दरमियान ममता बनर्जी को गुंडा एलिमेंट्स भी बता दिया। कई बार मोदी ने भी उनको इसी ढंग से प्रोजेक्ट किया। दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी का पैर टूट गया था कि अभी तो पैर टूटा है, अगर हम लोग अपने आप पर आ जाएंगे तो पट्टियां कम पड़ जाएंगी। ममता बनर्जी भी कम नहीं है किसी से। उन्होंने कहा कि अभी तो सीआरपीएफ और पाला मिलिट्री के बल पर आप कूद रहे हैं, ये तो कुछ दिन में चले जाएंगे, उसके बाद हमें और आपको आमने सामने रहना पड़ेगा। अब यह देख लीजिए कि खेला होवे ना खेला होवे, अब खेला होएगा। लोग
अब तो पारामिलिट्री फोर्सेस चली गई और ममता ने जो कहा था वो सत्य होता प्रतीत होने लगा, क्योंकि अब मिलिट्री चली गई, अब हमें और तुम्हें आमने सामने होने लगा। अब जिस तरह से लोगों को खोज खोज के ढूंढ के पार्टी कार्यकर्ताओं को, उसके परिवार को, उसकी महिलाओं को, जैसा आपने देखा अभी कि पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और प्रशासन खामोश है। पारामिलिट्री फोर्स हर जगह जाके थाने कस्बे गांव में काम नहीं कर सकती है। अब राज्यपाल, प्रधानमंत्री को वेदना होती है, राज्यपाल को फोन करते हैं, राज्यपाल सीधे फरमान जारी करते हैं। गृह मंत्री ने रिपोर्ट तलब कर दी और ममता ने आते क्या किया, डीजीपी, एडीजी और कई प्रशासनिक पदाधिकारियों को तबादला कर दिया, क्योंकि अब शासन उनको अपने तौर तरीके से उसी बंगाल में चलाना है। और ये जो तमाम लड़ाइयाँ हो रही, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, इसमें आप थोड़ा सा पीछे और जाइए। जब चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसीए और सीए यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, जिन लोगों को इस डायलॉग से बल मिला है उन लोगों ने वहां पर एनार्की मचा दी। अब उन्हें लग रहा है कि स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र राज्य, जो निरंकुश राज्य, इसमें किसी का अंकुश नहीं है, ममता दीदी हैं और हम लोग हैं, हम जो चाहें ममता दीदी हमें बचा लेंगी। यानी कि वहां के लोग, वहां के टीएमसी के कार्यकर्ता, ये जो तमाम हिंसक उपद्रवी लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, अपने आप को एक स्वयंभू समझने लगे हैं और उनके ऊपर छत्र छाया किसका है, तो जो अभी मुखिया बना ममता बनर्जी। यद्यपि कि वो नंदीग्राम से हार गई, मुंह की खानी पड़ी, बेइज्जती भी हुई, फिर भी उन्होंने पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है और उनकी दृढ़ निश्चयता का यह परिचायक भी है। लेकिन उनके जो शासनकाल के दौरान और अभी जो हो रहा है वो काफ़ी अशोभनीय और काफ़ी घिनौना हो रहा है लोकतंत्र के लिए। अब उन बंगाल की हकीकत और हिंसात्मक राजनीति से लोगों को घिन आने लगी है और एक सड़ांध सा महसूस होने लगा है। यद्यपि कि बंगाल का इतिहास जो है, हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। मैंने पिछले अपने कुछ एपिसोड में आपको बताया था कि बंगाल में लगभग 28,000 हिंसा जो हुआ चुनावी दौर में 30 साल में सीपीआईएमएल और सीपीएम के जो कार्यकाल में हुआ, और उसके पहले कांग्रेस जो थी उसको किस तरह से लोग आगे लेते गए, उसका शहरीकरण हुआ, उसी बीच में नक्सलवाद भी पनपा। तो हिंसा जो होती है, बड़े बड़े लोगों की वहाँ पर राजनीतिक हिंसा में मौत हो गई। यह शर्म की बात है बंगाल के लिए और बंगाल के लोगों के लिए और वहाँ के राजनीतिज्ञों के लिए, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उत्पन्न हुए, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राइटर, पेंटर, एक्टर उत्पन्न हुए। मिथुन चक्रवर्ती भी ने कह दिया कि मुझे नाक का फन कुचलना आता है। क्या भाषा है, क्या शैली है, चाहे केंद्र के नेता हों, चाहे राज्य के नेता हों, या भाजपा के हों या टीएमसी के हों, और को बड़ छोट कहत अपराधु। आप देख लीजिए, आप लेफ्ट के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, आप भारत के पूरे पार्लियामेंट में 212 ऐसे चुनकर गए जनप्रतिनिधि एमपी हैं जिनके ऊपर गंभीर और संगीन आपराधिक मामले और एफआईआर दर्ज है। वेस्ट बंगाल में ममता ने 292 लोगों को खड़ा किया था और 292 में आप समझ लें कि हर तीसरे आदमी पर एक एफआईआर है और संगीन व्यक्ति है। और बीजेपी ने जिन लोगों को खड़ा किया था 92-93 लोगों का, उसमें हर दूसरे आदमी पर संगीन मामला है। लेफ्ट भी इसमें कहीं कोई पीछे नहीं है। लेफ्ट ने 90-95 लोगों को खड़ा किया था, जिसमें 58 लोगों के ऊपर, मतलब आधे से अधिक लोगों के ऊपर संगीन मामला है। तो वैसी परिस्थिति में जब देख लें कि बंगाल में कोई भी दल जो जनप्रतिनिधियों को टिकट देता है जनमानस के वोट पाने के लिए, और वही अगर आपराधिक हैं, तो फिर अपराध और राजनीतिक हिंसा की बात करना और उससे बंगाल को मुक्त करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसके लिए अमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा बंगाल में, और बंगाल में एक कड़ा शासन चाहिए। यद्यपि कि लोगों की अब डिमांड उठने लगी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो, इमरजेंसी लागू हो। क्यों भाई, क्यों इमरजेंसी लागू? बंगाल में 500 लोग मरे, किसी भी दल का कार्यकर्ता उसके लिए सड़क पे उतरा? नहीं उतरा। दिल्ली में हंगामा हुआ? नहीं हुआ। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने कभी राज्यपाल को फोन किया कि 500 लोग कोविड से मर गए, उसके लिए व्यवस्था की जाए? नहीं हुआ। लेकिन 14 लोग मात्र मरे हैं।
उसमें कुछ टीएमसी के भी कार्यकर्ता हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। उसके लिए पूरा महकमा दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ऊल से लेकर चूल तक पूरा हिल चुका है। और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज बंगाल में हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सबलता देने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए खड़े हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो भाजपा के जीते हुए प्रतिनिधियों पे हमला कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय फूंक रहे हैं, घर घर में घुस घुस कर लोगों को मार रहे हैं। और उसमें भी जो अंदरूनी खबरें हैं उसमें किसी एक तबका है जो इसमें ज़्यादा फाइटर बन करके उभर रहा है टीएमसी के तरफ से। वो तबका कौन है? किस तबके की तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं ममता बनर्जी वहाँ पे? यह भी सोचना होगा। यह लोकतंत्र है, यह देश केवल ममता का और या मोदी जी का नहीं है, यह देश की जनता का देश है। यह लोकतंत्र जनता के लिए बना है, जनता के द्वारा बना है। लेकिन जनता ही को जिस तरह से कुचला जा रहा है, यह घिन आती है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो वर्तमान में राजनेताओं ने इस देश में बनाकर रखा है। शर्म करनी चाहिए, चाहे ममता हो या मोदी हो या शाह हो या फिर लेफ्ट के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। राजनीति बंद कीजिए। सबसे सर्वोपरि है राष्ट्रहित होता है और राष्ट्रहित में ही सोचना सबसे बड़ा धर्म है राजनीतिज्ञों का। लेकिन जिस तरह से स्वहित में विजय प्राप्त करने चले पूरे देश पर, आपको मालूम है ईसा पूर्व 2062-61 में सम्राट अशोक, जिनके 8वें शिलालेख में लिखा है, नहीं 13वें शिलालेख में लिखा था उनके, कि वो उनकी 8वीं राज्याभिषेक के बाद उनका 8वां वर्ष था जब वो कलिंग पे चढ़ाई किए थे। और कलिंग पे चढ़ाई के बाद जब उन्होंने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए और लाखों सैनिक को बंदी बनाया गया, इतने बड़े रक्तपात को देखकर उन्होंने कहा कि अब युद्ध नहीं करूँगा, मैं हथियार रख दिया। क्योंकि उन्होंने मानवता को मरते देखा था, बच्चों को, औरतों को बिलखते देखा था, उनका हृदय करुणा से भर गया और वो बुद्धम शरणम गच्छामि करके चले गए। जिस देश में क्या उतने ही लोग मरे, चाहे कोविड से मरे हों, वो भी मारा गया है। उनके लिए व्यवस्था नहीं करके उनका भी दोष राज्य और केंद्र दोनों सरकार पे है। और संविधान जब बना तो राज्य और केंद्र सरकार की सत्ता निरंकुश ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए, इसी के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बना कि चेक एंड बैलेंस करती रहेगी। लेकिन सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन बने, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं बनी, वो मूक दर्शक बनकर देखती रहीं। अब जब स्थिति हाथ से परे हो गई, जब स्थिति हाथ से निकल गई, तब हाई कोर्ट कहीं कहीं सख्त निर्देश दे करके, अब देखिए कोविड पर सख्त निर्देश दे रहा है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह डाला कि प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों को लेकर रैली कर रहे हैं तो क्या मैं गोली चलवाऊंगा उस पर? आप समझिए कि कितनी बड़ी टिप्पणी है और आप मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं। ममता दीदी या फिर मोदी, दोनों आदमी इस देश के ही नागरिक हैं और इस देश के ही लोकतंत्र के ये लोग भी स्तंभ हैं। दोनों को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि देश में जो अराजकता फैली है, लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, जिंदगियां जा रही हैं, उसे कैसे बचाएं? अपने राजनीतिक हित बाद में साध लेंगे आप, और हम जिंदा रहेंगे तभी आप साधेंगे। क्योंकि देश की जो दुर्दशा है, ये षड्यंत्र जो आ रही है, आने वाली पीढ़ियां और इतिहास आप में से किसी को माफ़ नहीं करेगा, चाहे कोई भी दल हो और या कोई भी नेता हो। आप सबों से आग्रह है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और इन राजनेताओं और सरकारी सिस्टम के भरोसे ना रहें। खुद को अपने घर में रखें और अपने परिवार को हमेशा बचाने की कोशिश करें, तभी आपकी ज़िंदगी का आयाम और सफलता दोनों ही प्रतीत होगा। लेकिन अंत में जाते जाते एक प्रश्न आप सबों से ज़रूर करूँगा कि बंगाल चुनाव और कोरोना से हुई लाखों लोगों की मौत में भारत गणराज्य के जो संवैधानिक संरचना है, लोकतंत्र है, देश के मुखिया और संवैधानिक संस्थाओं ने इसे कितना बचाया या कितना डुबाया? लोकतंत्र को किस तरह से इन लोगों ने परिभाषित किया है? पिछले चुनाव से लेकर के फरवरी से लेकर अभी तक चुनावी हिंसा और चुनावी में जो अराजकता फैली और कोरोना से जो लाखों लोग मर रहे हैं, उनको लेकर इसका प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।